हे, इट्स सुलिन एंड आप लोग देख रहे हैं लिन नॉवेल एक्सप्लेन। मैंने अपने डैड को बोलकर अपना ब्लैक कार्ड ब्लॉक करवा दिया था और इसके ठीक बाद मेरी सो कॉल्ड कैंपस ब्यूटी गर्लफ्रेंड एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में बिना पैसे दिए भागने के चक्कर में लगभग जेल जाने ही वाली थी, क्योंकि वहां का बिल प्रति व्यक्ति 10,000 से भी ज्यादा था। मैं अपने प्राइवेट रूम में आराम से बैठा था और उसके भेजे हुए अनगिनत घबराए हुए हेल्प मैसेजेस को मजे से पढ़ रहा था। वो लिख रही थी, गू फान, आज हमने जिंगचेन का जन्मदिन मनाने का फैसला किया था ना, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना कार्ड ब्लॉक करने की? तुम अभी हो कहाँ? जल्दी से यहाँ आओ और बिल पे करो, यहाँ बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम जल्दी आओ वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, मेरा फोन उठाओ अभी के अभी। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। मेरे ही पैसों से कूल बन रही है और एटीट्यूड तो देखो जैसे कोई महारानी हो। क्या उसे सच में लगता है कि मैं अभी भी वही पुराना बिना किसी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला सिंप हूँ? सच तो यह है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। मेरा पुनर्जन्म हुआ है, यानी मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ। पिछले जन्म में इस शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा होने के बावजूद मैं एक गांव से आई गरीब लड़की के पीछे पागलों की तरह भागता था। वो मेरे पैसे उड़ाती थी, लेकिन दूसरों के सामने मुझे अपना सिंप बुलाती थी और मुझे किसी नौकर की तरह ट्रीट करती थी। उसके नए आशिक की सेवा करते करते उसने मेरी फैमिली की पूरी कंपनी हड़प ली थी और आखिर में मैं और मेरी बेटी बिना पैसों के सड़क पर तड़प तड़प कर मर गए थे। तभी मेरे फोन की लगातार बजती रिंगटोन ने मुझे मेरी पुरानी यादों से बाहर निकाला। जैसे ही मैंने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से वही बॉस वाला एटीट्यूड दिखाते हुए एक आवाज आई, गुफान जल्दी से यहाँ आओ और हमारा बिल क्लियर करो। मैंने अपना फोन पकड़ा और थोड़ा साइड में जाकर बोला, बिल क्लियर करूं? भाई, जब मैंने वहां कुछ खाया पिया ही नहीं तो तुम मुझे बिल भरने के लिए क्यों बुला रही हो? लियू रुयान को अब एहसास होने लगा था कि मैं शायद बदल गया हूं। पहले तो मैंने उनके लिए कोई लग्जरी होटल बुक नहीं किया और अब मैं उनका बिल भरने से भी साफ मना कर रहा था। जबकि कुछ ही देर पहले जब हम सब एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ने गए थे तो मैंने ही सबसे पहले जाकर उनके लिए सीट्स रिजर्व की थी और उनके लिए स्पेशल मिल्क टी भी खरीद कर लाया था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि लाइब्रेरी में बस एक छोटी सी नींद लेने के बाद जब मैं सोकर उठा तो मेरा पूरा बर्ताव ही बदल गया? खैर, वो सब छोड़िए। अभी तो लियू रुयान के सामने होटल मैनेजर अपना लंबा चौड़ा बिल हाथ में लिए खड़ा था और उनकी हालत खराब हो रही थी। वो उन्हें रोक रहे थे और वहां से जाने नहीं दे रहे थे। लियू रुयान के परिवार की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसकी ट्यूशन फीस से लेकर रोजमर्रा के खर्चे तक सब कुछ मैं ही तो उठाता था। मिस लियू, आप वीचैट से पे करेंगी या कार्ड स्वाइप करेंगी? मैनेजर ने बगल में खड़े होकर एक बार फिर से पूछा। उसने हाथ बढ़ाकर मैनेजर को थोड़ा रुकने का इशारा किया और चुपचाप एक कोने में जाकर दबी हुई आवाज में फोन पर मुझसे बोली, क्या हमेशा से ऐसा नहीं होता आया है कि मैं मजे से खर्च करती हूं और तुम चुपचाप पेमेंट करते हो? उसने ये बात इतने कॉन्फिडेंस और हक जताते हुए कही जैसे उसे अपनी इस हरकत पर जरा सी भी शर्म ना आ रही हो। तुम खर्च करोगी और मैं पेमेंट करूंगा। मेरी हंसी छूट गई। सच कहूं तो मेरी उन सिंप वाली हरकतों और यादों को अब पूरे 10 साल बीत चुके थे और मैं लगभग भूल ही गया था कि मैंने उस वक्त कितनी बड़ी बड़ी बेवकूफियां की थी। मेरी हंसी सुनकर लियू रुयान के माथे पर तुरंत सिलवटें पड़ गईं। वो बेचारी वहां इतनी ऑकवर्ड और शर्मनाक सिचुएशन में फंसी हुई थी और मैं यहाँ फोन के इस पार इतने मजे से कैसे हंस सकता था? गुफान, तुम अभी के अभी यहाँ आओ और मेरा बिल क्लियर करो, वरना मैं तुमसे आगे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ हाँ, कितना फनी है ना? नहीं करनी बात तो मत करो। तुम खुद को समझती क्या हो? क्या मैं तुम्हारा डैड लगता हूँ या फिर तुम्हारा कोई नौकर हूँ? जब तुमने अपनी मर्जी से इतना खर्च किया है तो मैं उसका बिल क्यों भरूं? और वैसे भी तुम्हारे पास खुद के हाथ पैर हैं, फिर भी तुम बेशर्मों की तरह हमेशा मेरे पैसों पर ऐश करती रहती हो। क्या तुम्हें खुद पर थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? पिछले जन्म में मैं उसकी उस झूठी और घटिया सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए कभी भी ऐसी चुभने वाली बातें नहीं बोलता था, लेकिन इस जन्म में मैं उसे बिल्कुल नहीं बख्शने वाला। मेरी ये कड़वी बातें सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आज तक सबके सामने अपनी एक ऐसी इमेज बना रखी थी जैसे वो किसी बहुत अमीर और शरीफ खानदान की बेटी हो, जबकि सच्चाई तो ये थी कि मैं ही लगातार उस पर पैसे उड़ा रहा था ताकि वो अपने उस अमीर होने के दिखावे को हर बार बरकरार रख सके। उसे सच में लगने लगा था कि वो किसी बहुत अमीर खानदान की बेटी है। अब जब मैंने उसे इस तरह से खरी खोटी सुनाई तो शर्म के मारे उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके बहुत सारे क्लासमेट्स और उसका वो नया नया बना क्यूट सा बॉयफ्रेंड अभी भी वहीं फंसे हुए हैं और बिना बिल पे किए वो लोग वहां से निकल नहीं सकते। इसलिए उसने अपना टोन थोड़ा सख्त करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम अभी मुझसे बस नाराज हो रहे हो और अपने नखरे दिखा रहे हो। अगर तुम अभी के अभी यहाँ आकर हमारा बिल क्लियर कर दोगे तो मैं तुम्हारी इस हरकत के लिए तुमसे नाराज नहीं होंगी। लियू रुयान, अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आगे से तुम मेरे एक भी पैसे पर ऐश करने के बारे में सोचना भी मत। मैं अपने पैसे सड़क पर किसी भिखारी को दान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और हाँ,
तुम मुझसे नाराज हो या नहीं, इससे मुझे अब रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पैसों के बिना अब तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत ही झंड होने वाली है। मैंने उसके मजे लेते हुए कहा, तुम मेरी छोड़ो और अब ये सोचो कि तुमने अपने इस नए बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जो इतना भारी भरकम बिल बनाया है उसे कैसे पे करोगी, वरना तुम सबको वो लोग यूंटिंग होटल में ही बंधक बनाकर रख लेंगे और फिर तुम्हारी इस अमीर जादी वाली इमेज की सबके सामने पोल खुल जाएगी। बस इतना कहकर मैंने तुरंत फोन कट कर दिया। पिछले जन्म में जब शिए जिनचेंग का बर्थडे था तब मैं बीमार पड़ गया था और पार्टी में नहीं जा पाया था, लेकिन उस पार्टी की सारी तैयारी और खर्चा मैंने ही किया था। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तब मुझे पता चला कि शिए जिनचेंग के इसी 20वें जन्मदिन पर वो दोनों ऑफिशियली एक साथ आ गए थे। यार, मुझे कितनी बुरी तरह से धोखा दिया जा रहा था। फोन कटने के बाद उस कोल्ड सी बीप बीप की आवाज को सुनकर लियू रुयान एकदम से बुरी तरह घबरा गई। वो शायद ये सोचने लगी थी कि मुझे उसके और शिए जिनचेंग के रिश्ते के बारे में पक्का सब कुछ पता चल गया है और इसीलिए मैं इस तरह का बर्ताव कर रहा हूं। वो मन ही मन पछता रही होगी कि काश उसने वहां मौजूद लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने दिया। उसे लगा होगा कि काश उसने कोई बहाना बना लिया होता, ये सोचकर कि कहीं मैं ये सब जानकर सदमे में ना आ जाऊं और चुपचाप शिए जिनचेंग के साथ सेटिंग कर लेती। लेकिन अब जब मुझे सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं फिर से वो बेवकूफ एटीएम मशीन तो बनने से रहा। उधर होटल का मैनेजर भी वहां खड़ा काफी परेशान और बेचैन लग रहा था। अभी सबसे जरूरी और अर्जेंट काम था उस होटल का भारी भरकम बिल चुकाना। उसने हड़बड़ाहट में अपना फोन निकाला और मुझे एक मैसेज टाइप करके भेजा, मेरे और जिनचेंग के बारे में तुम्हें पक्का कोई गलत फहमी हुई है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अभी लॉबी का मैनेजर हमें यहाँ से जान से नहीं दे रहा है। प्लीज मेरी मदद कर दो ना, और अगर तुम सच में अभी पे नहीं कर सकते तो कम से कम मैनेजर से बात करके मुझे कुछ दिनों की मोहलत ही दिलवा दो। ये बस उसकी एक चाल थी वक्त निकालने की। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो मुझे थोड़ा मक्खन लगाएगी और इमोशनल करेगी तो मैं उसे इस हालत में देखकर पिघल जाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। तभी शिए जिनचेंग अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल लिए उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? सब लोग कह रहे हैं कि वो दरवाजे पर खड़े खड़े थक गए हैं। लियू रुयान का चेहरा उस वक्त देखने लायक था। वो बहुत ही अजीब और शर्मनाक स्थिति में फंसी हुई लग रही थी। ठीक उसी वक्त मैनेजर फिर से उनके पास आ धमका, मिस लियू, क्या मैं जान सकता हूं कि आप लोग बिल का पेमेंट कैसे कर रहे हैं? यह सुनकर शिए जिनचेंग को पहली बार समझ में आया कि वो लोग अभी तक वहां से निकल क्यों नहीं पाए थे, क्योंकि बिल ही पे नहीं हुआ था। उसने हैरानी से लियू रुयान की तरफ देखा, जबकि लियू रुयान उससे आंखें चुराने लगी। उसने मैनेजर की तरफ देखकर घबराते हुए कहा, मैनेजर जी, अभी मेरे फंड्स में थोड़ा सा इशू आ गया है। होटल मैनेजर ने साफ साफ अपना सिर हिला दिया। मिस लियू, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे होटल में ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं भी यहाँ बस एक मामूली कर्मचारी हूँ और मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं आपको बिना पैसे दिए जाने दूं। अब देखिए ना, आपके इतने सारे क्लासमेट्स यहाँ मौजूद हैं, तो क्यों ना आप सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट कर लें और बिल चुका दें। लियू रुयान, अपने हाथ में 3 लाख का वो भारी भरकम बिल देखकर उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए। तभी बाकी सारे क्लासमेट्स भी वहां आ गए और पूछने लगे, अरे बस एक बिल पे करने में इतनी देर कैसे लग रही है? मैनेजर वहीं खड़ा लियू रुयान को घूर रहा था। उसके महंगे कपड़े और डिजाइनर बैग देखकर उसे लगा था कि ये पक्का किसी बहुत अमीर खानदान की लड़की है, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मैडम 3 लाख रुपए का बिल भी नहीं चुका सकती। लियू रुयान ने थोड़ी देर सिर झुकाकर कुछ सोचा और फिर अपने हाथ से अपना ब्रेसलेट उतार लिया। मजे की बात तो यह है कि वो ब्रेसलेट भी मैंने ही उसे गिफ्ट किया था और उसकी कीमत सच में काफी ज्यादा थी। उसने मैनेजर से कहा, मैनेजर जी, मेरे साथ अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या मैं अपना ये कीमती ब्रेसलेट आपके पास गिरवी रख सकती हूँ? मैं कल आकर पूरा बिल क्लियर कर दूंगी। क्या ऐसा हो सकता है? वो अभी अभी तो शिए जिनचेंग के साथ रिलेशनशिप में आई थी, इसलिए वो किसी भी हालत में उसे ये नहीं पता चलने देना चाहती थी कि उसकी असली हैसियत कितनी खराब और शर्मनाक है। होटल मैनेजर के चेहरे पर अभी भी वही प्रोफेशनल सी स्माइल थी। उसने कहा, मिस लियू, सॉरी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये सब देखकर शिए जिनचेंग को थोड़ा अजीब लगा। वैसे तो लियू रुयान के खर्चे हमेशा आसमान छूते थे, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि वो 3 लाख रुपए का बिल भी नहीं भर पा रही है? रुयान, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? लियू रुयान ने तुरंत बहाना बनाया, मेरे सारे कार्ड्स गुफान के पास हैं और अभी वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। ये सुनकर शिए जिनचेंग ने चैन की सांस ली। उसे लगा था कि शायद लियू रुयान के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे? उसने लियू रुयान की तरफ फिक्र भरी नजरों से देखते हुए पूछा। आखिर शिए जिनचेंग एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से था। उसका महीने भर का खर्चा बमुश्किल 1000 रुपए होता था और आज वैसे भी उसका बर्थडे था, तो 3 लाख रुपए उसके लिए तो किसी बहुत बड़े पहाड़ जैसे ही थे। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। तुम और बाकी सब लोग बस यहीं थोड़ा वेट करो, मैं अभी कहीं से 3 लाख रुपए का जुगाड़ करती हूँ। इतना कहकर उसने वो पैसे का इंतजाम करने के लिए होटल से निकल गई। इन सालों में
मैंने उसे बहुत सारे महंगे लग्जरी आइटम्स और कुछ लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स गिफ्ट किए थे। उन सबको बेचकर आराम से 3 लाख तक का इंतजाम तो हो ही जाएगा। दूसरी तरफ जब मैं और मेरे मॉम डैड अपना डिनर खत्म करके बाहर निकले तो मैंने देखा कि मेरे सारे क्लासमेट्स प्राइवेट रूम के बाहर खड़े थे। वैसे भी मेरा अपने क्लासमेट्स के साथ कोई बहुत खास कनेक्शन नहीं था, इसलिए मेरा उनके पास जाकर हेलो हाय करने का कोई मूड नहीं था। लेकिन शे जिंगचेंग की तेज नज़र तुरंत मुझ पर पड़ गई। वो मेरे पास आया और बोला, गू फान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम हॉस्टल में सो रहे हो। मैं तो बस यही सोच रहा था कि थोड़ी देर में वापस जाते वक्त तुम्हारे लिए केक लेता जाऊंगा। फिर उसने मेरे पेरेंट्स की तरफ देखा और बड़ी ही तमीज से बोला, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि आप लोग आज यहाँ आने वाले हैं, वरना मैं आपको अच्छे से अटेंड करता। मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे मॉम डैड को देखकर उसने जिस इज्जत से उन्हें ग्रीट किया वो सच में देखने लायक था। सच कहूँ तो मेरे मॉम डैड को शे जिंगचेंग काफ़ी पसंद था। इसकी वजह यह थी कि वो अक्सर मेरे ही साथ रहता था और सामने से देखने पर वो बहुत ही सीधा सादा, शरीफ और समझदार लड़का लगता था। मेरी मॉम ने मुस्कुराते हुए कहा, शाओ शे बेटा, हमें भी अभी अभी पता चला है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। हम तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट तो तैयार नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी मॉम के चेहरे पर एक बहुत ही ग्रेसफुल स्माइल थी। भले ही उन्होंने एकदम सिंपल से कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर की वो रॉयल और क्लासिक वाइब किसी से छिप नहीं रही थी। शे जिंगचेंग ने तुरंत अपनी मीठी बातें शुरू कर दी। अरे थैंक यू आंटी, आप दोनों को यहाँ देखकर ही मुझे इतनी खुशी मिल गई है कि अब मुझे किसी बर्थडे गिफ्ट की क्या ही जरूरत है भाई। उसकी जबान में मानो चाशनी घुली हुई थी। उसकी मीठी मीठी बातों ने मेरे मॉम डैड को इतना इंप्रेस कर दिया था कि उनके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर मेरे साथ मेरी पिछली जिंदगी वाले वो हादसे ना हुए होते तो कसम से आज भी मैं उसके इस मासूम, सीधे साधे और शरीफ दिखने वाले चेहरे के धोखे में आकर बेवकूफ बन ही जाता। मेरे क्लासमेट्स ने मेरे पेरेंट्स को देखा और उन्हें लगा कि उनकी वाइब और पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है। वो सोच रहे होंगे कि इतने अच्छे परिवार से होने के बावजूद मैं हमेशा लियू रुयान के सामने एक बेशर्म सिंप की तरह क्यों बर्ताव करता था। ये बात तो सबको पता थी कि वो हमेशा मुझसे चिड़ी रहती थी, फिर भी मैं पागलों की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। और तो और मैं उसके और शे जिंगचेंग के बीच में हमेशा एक थर्ड व्हील यानी कबाब में हड्डी बना रहता था। अरे हाँ गुफान, रुयान कह रही थी कि उसके सारे कार्ड्स तुम्हारे पास हैं। तुम्हारे यहाँ न होने की वजह से अभी तक होटल का बिल पे नहीं हो पाया है। शे जिंगचेंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। मन ही मन वो सोच रहा था कि आज रात के बाद वो किसी भी तरह रुयान के सारे कार्ड्स अपने कब्जे में ले लेगा, ताकि आगे से मैं उन दोनों के बीच फिर कभी कबाब में हड्डी न बन सकूं। आसपास खड़े सारे क्लासमेट्स मुझे घूर रहे थे और सोच रहे थे कि मैं कितना ही बेशर्म इंसान हूं। उन्हें लग रहा था कि मैं जानबूझकर रुयान के कार्ड्स लेकर गायब हो गया हूं, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ फंसकर इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा। उनकी आंखों में मेरे लिए साफ साफ नफरत और चिढ़ दिख रही थी। मैंने थोड़ा कंफ्यूज होने की एक्टिंग करते हुए पूछा, कैसे कार्ड्स? शे जिंगचेंग को लगा कि मैं अभी भी बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा हूं, लेकिन इतने सारे क्लासमेट्स के सामने वो मुझ पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था, वरना उसकी वो शरीफों वाली अच्छी इमेज खराब हो जाती जो उसने सबके सामने बना रखी थी। उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, रुयान बता रही थी कि उसके बैंक कार्ड्स तुम्हारे पास रखे हैं। अच्छा हुआ तुम हमें यहीं मिल गए। रुयान तुम्हें कॉल कर रही थी पर कॉल लग नहीं रहा था, और मैंने तुम्हें मैसेज किया तो तुमने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया, इसलिए वो तुम्हें ही ढूंढने के लिए अभी अभी वापस कॉलेज गई है। ये रुयान भी ना, सच में मेरा तो बस एक नॉर्मल सा बर्थडे था, लेकिन उसने जबरदस्ती मेरे लिए इतनी ग्रैंड और महंगी पार्टी अरेंज कर दी। शे जिंगचेंग की बातों में वो फेक और शो ऑफ वाला टोन साफ झलक रहा था। ये बात तो हर कोई जानता था कि मैं रुयान को कितना ज्यादा पसंद करता था, और शे जिंगचेंग ये सब बातें जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ मुझे जलाने के लिए बोल रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे चेहरे पर जलन नहीं, बल्कि बस एक हल्की सी रिलैक्स्ड स्माइल थी। मैंने उससे पूछा तो उसने तुमसे कहा कि उसके बैंक कार्ड्स मेरे पास रखे हैं। शे जिंगचेंग ने जब देखा कि मैं जरा भी गुस्सा सा नहीं शेसा, बल्कि मेरे चेहरे पर एक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वाला भाव है, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत अजीब और बुरा लगा। फिर भी उसने जबरदस्ती मुस्कुराने का नाटक करते हुए कहा, हाँ गूफान, अब तुम कार्ड्स निकाल भी दो यार। बाकी सब लोग यहाँ कब से खड़े खड़े थक गए हैं। वहाँ मौजूद सारे क्लासमेट्स मुझे अब और भी ज़्यादा गुस्से और नफरत से घूर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर मैं ना होता तो वो लोग इतनी देर तक वहाँ फंसे नहीं रहते। मैंने एकदम रिलैक्स होकर कहा, लियू रुयान का कोई भी बैंक कार्ड मेरे पास नहीं है। इतना बोलकर मैं अपने मॉम डैड की तरफ घूमा और बोला, मॉम डैड चलिए हम चलते हैं। लेकिन जैसे ही मैं पलटा, किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। ये शे जिंगचेंग था, जिसे डर था कि अगर मैं चला गया तो रुयान को मैं मिलूंगा नहीं, और आखिरकार आज पार्टी का दिन था तो वो इस सिचुएशन को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता था।
उसने कहा, गूफान अगर ऐसी बात है तो शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। एक काम करो ना, तुम अभी मुझे 3 लाख रुपए उधार दे दो। जैसे ही रुयान वापस आएगी वो तुम्हें सारे पैसे लौटा देगी। असल में मैंने रुयान की वो कॉल अपने पेरेंट्स के सामने नहीं उठाई थी, इसलिए उन्हें इस पूरे ड्रामे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे डैड जो इस सबसे अनजान थे, चुपचाप साइड में खड़े होकर अपना बैंक कार्ड निकालकर मैनेजर को देने ही वाले थे कि मैंने तुरंत उनका हाथ रोक लिया। मैंने शिए जिनचेंग की आंखों में देखते हुए सीधे सीधे पूछा, तुम्हें इतना पक्का यकीन कैसे है कि उसके पास 3 लाख रुपए होंगे ही? और अगर वो पैसे नहीं निकाल पाई तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी भी इतनी औकात है कि तुम ये बिल चुका पाओगे, है ना? शिए जिनचेंग के घर की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी और ये बात मैं हमेशा से बहुत अच्छे से जानता था। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा पल भर के लिए एकदम बदल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और वापस नॉर्मल होने का नाटक किया। गूफान, तुम और वो एक ही जगह से आते हो, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि रुयान की फैमिली कितनी अमीर है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो 3 लाख रुपए भी ना निकाल पाए। अगर लियू रुयान के घर वालों के पास पैसा नहीं होता तो तुम भी तो उसके पीछे इस तरह पागलों की तरह सिंपिंग नहीं कर रहे होते ना। मेरे डैड कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मेरी बस एक नजर देखकर उन्होंने अपनी बात वापस मन में ही दबा ली। मैंने अपना सिर झुकाया और अपनी कलाई पर बंदी घड़ी की तरफ देखा। तुमने ही तो अभी कहा था कि वो मुझे ढूंढने गई है, तो ठीक है, मैं भी उसका यही इंतजार कर लेता हूँ। मैं तुम सबको आज अपनी आंखों से ये दिखाना चाहता हूँ कि उसके बैंक कार्ड सच में मेरे पास हैं भी या नहीं। जब शिए जिनचेंग ने मुझे इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हुए देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई और वो कुछ कह नहीं पाया। मजबूरी में उसे अपने चेहरे पर वही पुरानी जेंटल सी फेक स्माइल लानी पड़ी। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, गूफान, आज दोपहर को तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, अब तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी यार, तुम्हें हॉस्टल में अकेला छोड़कर मैं यहाँ अपना बर्थडे मनाने आ गया। उसे साफ समझ आ रहा था कि आज मेरा बर्ताव रोज से बिल्कुल अलग था। इस बर्थडे पार्टी में क्लास के और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, इसलिए वो सबके सामने अपनी इमेज खराब नहीं कर सकता था। और वैसे भी मेरे पेरेंट्स भी तो अभी वहीं खड़े थे। सच कहूँ तो मेरे पास उससे फालतू बात करने का जरा भी पेशेंस नहीं था, इसलिए मैं बस सिर झुकाए अपने फोन में लगा रहा। काफी देर बीत जाने के बाद बाकी क्लासमेट्स का भी सब्र टूटने लगा था। जो लोग पहले शिए जिनचेंग की साइड ले रहे थे वो भी अब उसे अजीब और चिड़ी हुई नजरों से देखने लगे थे। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो बाहर जाकर गाड़ी में आराम से बैठें और मेरा इंतजार करें। किसी ने पूछा, जिनचेंग, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आखिर कब वापस आएगी? शिए जिनचेंग ने हड़बड़ाहट में अपना फोन निकाला और लियू रुयान को दोबारा कॉल लगाने लगा, लेकिन उसका फोन लगातार बिजी आ रहा था और लाख कोशिश करने के बाद भी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हार मानकर वो मैनेजर की तरफ पलटा और पूछने लगा कि क्या बाकी सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टल वापस जाने दिया जा सकता है, जबकि वो और मैं यहाँ रुककर इंतजार कर लेंगे। मैनेजर ने अपना सिर हिलाते हुए साफ मना कर दिया, मिस्टर शिए, जब तक पूरा बिल पे नहीं हो जाता तब तक आप में से कोई भी यहां से नहीं जा सकता। वहां मौजूद दर्जनों स्टूडेंट्स में से आखिरकार किसी ना किसी का तो सब्र टूटना ही था और उन्होंने अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया। ये क्या मजाक है? बर्थडे पार्टी देने आए थे और पैसे तक साथ नहीं लाए। इतने ग्रैंड तरीके से बर्थडे मनाने का शौक था तो पैसे का जुगाड़ भी तो करना चाहिए था। शिए जिनचेंग की गर्लफ्रेंड तो एकदम ही अनरिलायबल निकली। मुझे पहले पता होता तो मैं इस फालतू की पार्टी में आता ही नहीं। वैसे तो शिए जिनचेंग हमेशा ऐसा दिखावा करता है जैसे वो बहुत अमीर हो, फिर आज अपने ही बर्थडे का बिल भरने के लिए इसके पास पैसे क्यों नहीं है? और यार, इसकी तो गूफान के साथ काफी अच्छी दोस्ती है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही तो गूफान के मॉम डैड यहीं थे, तो इसने उनसे थोड़े पैसे उधार क्यों नहीं मांग लिए? जब शिए जिनचेंग ने मुझे इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हुए देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई और वो कुछ कह नहीं पाया। मजबूरी में उसे अपने चेहरे पर वही पुरानी जेंटल सी फेक स्माइल लानी पड़ी। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, गूफान, आज दोपहर को तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, अब तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी यार, तुम्हें हॉस्टल में अकेला छोड़कर मैं यहाँ अपना बर्थडे मनाने आ गया। उसे साफ समझ आ रहा था कि आज मेरा बर्ताव रोज से बिल्कुल अलग था। इस बर्थडे पार्टी में क्लास के और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, इसलिए वो सबके सामने अपनी अच्छी इमेज खराब नहीं कर सकता था। और वैसे भी मेरे पेरेंट्स भी तो अभी वहीं खड़े थे। सच कहूँ तो मेरे पास उससे फालतू बात करने का जरा भी पेशेंस नहीं था, इसलिए मैं बस सिर झुकाए अपने फोन में लगा रहा। काफी देर बीत जाने के बाद बाकी क्लासमेट्स का भी सब्र पूरी तरह टूटने लगा था। जो लोग पहले शिए जिनचेंग की साइड ले रहे थे वो भी अब उसे अजीब और चिड़ी हुई नजरों से देखने लगे थे। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो बाहर जाकर गाड़ी में आराम से बैठें और मेरा इंतजार करें। तभी किसी ने पूछा, जिनचेंग, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आखिर कब वापस आएगी? शिए जिनचेंग ने हड़बड़ाहट में अपना फोन निकाला और लियू रुयान को दोबारा कॉल लगाने लगा, लेकिन उसका फोन लगातार बिजी आ रहा था। लाख कोशिश करने के बाद भी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हार मानकर वो मैनेजर की तरफ पलटा और पूछने लगा कि क्या बाकी सारे स्टूडेंट्स को पहले हॉस्टल वापस जाने दिया जा सकता है।
वो और मैं वहां रुके रहे और इंतजार करने लगे। मैंने मन ही मन अपना सिर हिलाया। वहां का स्टाफ बोला, मिस्टर शे, जब तक पूरा बिल पे नहीं हो जाता तब तक आप में से कोई भी यहां से नहीं जा सकता। वहां मौजूद दर्जनों क्लासमेट्स में से आखिरकार किसी ने अपनी भड़ास निकाल ही दी। कहने लगा, ये क्या बकवास है यार, बर्थडे सेलिब्रेट करने आ गए और पैसे तक का इंतजाम नहीं किया और इतनी ग्रैंड पार्टी देने का दिखावा कर रहे थे। शे जिंगचेंग की गर्लफ्रेंड भी एकदम यूजलेस निकली। मुझे पहले पता होता तो मैं तो अपना टाइम वेस्ट करने यहाँ आता ही नहीं। शे जिंगचेंग वैसे तो देखने में काफी अमीर लगता है, पर आज अपने ही बर्थडे का बिल भरने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। अरे, इसका तो गू फान के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था ना। अभी थोड़ी देर पहले गू फान के पेरेंट्स भी यहीं थे, तो इसने उनसे ही कुछ पैसे उधार क्यों नहीं मांग लिए। अब बाकी स्टूडेंट्स की बातें और भी ज्यादा चुभने वाली और गंदी होती जा रही थी। और वैसे भी शे जिंगचेंग को अपनी इज्जत और रुतबे की बहुत परवाह थी। वो अपना मोबाइल पकड़े लगातार लिu रुएन को मैसेज किए जा रहा था, लेकिन लिu रुएन की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। वो जितना इस बारे में सोच रहा था, उसे उतना ही लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। अगर आज इस पचड़े को उसने सही से हैंडल नहीं किया तो स्कूल में उसकी सारी इमेज मिट्टी में मिल जाएगी। आखिर वो पूरे स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का जो माना जाता था। उसने मुझे दीवार के सहारे खड़े होकर मजे से मोबाइल गेम खेलते हुए देखा तो अपने दिल में थोड़ी हिम्मत जुटाई और मेरे पास चला आया और बोला, गू फान, पता नहीं रुएन को क्या हो गया है, उससे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्या तुम मुझे अभी के लिए 3 लाख दे सकते हो? मैं पक्का तुम्हें वो सारे पैसे लौटा दूंगा। आखिर हम दोनों तो बहुत अच्छे भाई हैं ना। तुम मुझे इस तरह डूबने के लिए अकेला तो नहीं छोड़ दोगे। मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाई और एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अच्छे भाई, मेरी पीठ पीछे तुमने उस लड़की के साथ चक्कर चलाया जिसे मैं पसंद करता था। क्या एक अच्छा भाई ऐसा ही करता है? इस सबसे पहले मैं सच में शे जिंगचेंग को अपना एक बहुत अच्छा भाई मानता था, पर मुझे क्या पता था कि वो और लिu रुएन इतनी जल्दी एक दूसरे के साथ सेटिंग कर लेंगे। शे जिंगचेंग के चेहरे पर अभी भी एक बेशर्मों वाली स्माइल थी, जैसे कि उसने कोई महान काम कर दिया हो। वो बड़ी डिठाई से बोला, जब रुएन ने मुझे प्रपोज किया तो मैं भी शॉक रह गया था। सच बताऊं तो मुझे भी रुएन बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि तुम उसे पसंद करते थे इसलिए मैंने कभी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन यार, प्यार तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। जबरदस्ती का रिश्ता कभी टिकता थोड़े ही है। अब जब उसने लिu रुएन के साथ रहने का डिसाइड कर ही लिया था तो उसे छिपाने का कोई पॉइंट भी नहीं था। मैंने भी ताना मारते हुए कहा, वाह क्या बात कही है, जबरदस्ती का रिश्ता नहीं टिकता। अगर मेरी याददाश्त सही है तो तुम ही वो इंसान हो जो पहले हमेशा का मेरे कान भरते रहते थे कि लिu रुएन में ये खराबी है, वो खराबी है और मुझे उसे पसंद नहीं करना चाहिए। तो अब तुम खुद उसके साथ कैसे चिपक गए? वो तो सबके सामने सीन क्रिएट करना चाहता था कि उन दोनों के बीच एक नेचुरल अट्रैक्शन है, लेकिन उसे ये आइडिया ही नहीं था कि मैं सबके सामने उसकी पोल खोल दूंगा और बता दूंगा कि वो लिu रुएन की कैसे बुराई करता था। उस टाइम तो वो बस ये चाहता था कि मैं लिu रुएन को पसंद करना छोड़ दूं ताकि वो खुद उसके साथ सेट हो सके। पर उसकी किस्मत ही खराब थी कि लिu रुएन की इतनी सारी कमियां सुनने के बाद भी मैं लिu रुएन के प्यार में लट्टू था। इस पर वो खुद को डिफेंड करते हुए बोला, यार, किसी को पसंद करना बस एक पल का खेल होता है। मुझे भी पहले रुएन थोड़ी अजीब लगती थी और वो तुम्हारे साथ जिस तरह बिहेव करती थी उसे देखकर मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता था। लेकिन मैं फील कर सकता हूं कि वो मेरी कितनी केयर करती है, और फीलिंग्स को कौन कंट्रोल कर सकता है यार, ये तो तुम भी जानते हो, वरना तुम भी तो रुएन के पीछे इतने पागल नहीं होते। ठीक उसी वक्त लिu रुएन पसीने से तरबतर होकर होटल के 88वें फ्लोर पर आ पहुंची। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकली उसकी नज़र मुझ पर पड़ी जो वहीं खड़ा था। जाहिर है मेरी वजह से ही तो उसकी ये हालत हुई थी और उसे इतना परेशान होना पड़ा था। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मैंने भी तपाक से जवाब दिया, अरे मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। वो तो तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड है ना जिसने मुझे यहाँ जबरदस्ती रोक रखा है, ये कहकर कि तुम्हारा कार्ड मेरे पास है। ये सुनते ही लिu रुएन का शरीर डर से सुन्न पड़ गया। उसे इस बात की भयंकर टेंशन हो गई कि कहीं मैं बाकी क्लासमेट्स के सामने उसकी असलियत का भांडा ना फोड़ दूं। मैंने ताना मारते हुए कहा, वाह क्या बात कही है, जबरदस्ती का रिश्ता नहीं टिकता। अगर मेरी याददाश्त सही है तो तुम ही वो इंसान हो जो पहले हमेशा मेरे कान भरते रहते थे कि लिu रुएन में ये खराबी है, वो खराबी है और मुझे उसे पसंद नहीं करना चाहिए। तो अब तुम खुद उसके साथ कैसे चिपक गए? वो तो सबके सामने ये सीन क्रिएट करना चाहता था कि उन दोनों के बीच एक नेचुरल अट्रैक्शन है, लेकिन उसे ये आइडिया ही नहीं था कि मैं सबके सामने उसकी पोल खोल दूंगा और बता दूंगा कि वो लिu रुएन की कैसे बुराई करता था। उस टाइम तो वो बस ये चाहता था कि मैं लिu रुएन को पसंद करना छोड़ दूं ताकि वो खुद उसके साथ सेट हो सके। पर उसकी किस्मत ही खराब थी कि लिu रुएन की इतनी सारी कमियां सुनने के बाद भी मैं लिu रुएन के प्यार में लट्टू था। इस पर वो खुद को डिफेंड करते हुए बोला, यार, किसी को पसंद करना बस एक पल का खेल होता है। मुझे भी पहले रुएन थोड़ी अजीब लगती थी और वो तुम्हारे साथ जिस तरह बिहेव करती थी उसे देखकर मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता था। लेकिन मैं फील कर सकता हूँ कि वो मेरी कितनी केयर करती है, और फीलिंग्स को कौन कंट्रोल कर सकता है यार, ये तो तुम भी जानते हो, वरना तुम भी तो रुएन के पीछे इतने पागल नहीं होते।
ठीक उसी वक्त ल्यू रुयेन पसीने से तरबतर होकर होटल के 88वें फ्लोर पर आ पहुंची। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकली, उसकी नजर मुझ पर पड़ी जो वहीं खड़ा था। जाहिर है मेरी वजह से ही तो उसकी ये हालत हुई थी और उसे इतना धक्के खाने पड़े थे। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मैंने भी तपाक से जवाब दिया, अरे मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। वो तो तुम्हारा ये जो बॉयफ्रेंड है ना, इसी ने मुझे यहाँ जबरदस्ती रोक रखा है। ये कहकर कि तुम्हारा कार्ड मेरे पास है, ये सुनते ही ल्यू रुयेन का शरीर डर से सुन्न पड़ गया। उसे इस बात की भयंकर टेंशन हो गई कि कहीं मैं बाकी क्लासमेट्स के सामने उसकी असलियत का भांडा ना फोड़ दूं। बर्थडे पार्टी खत्म हुए पूरे 2 घंटे बीत चुके थे। ल्यू रुयेन को देखते ही बाकी सारे स्टूडेंट्स की जान में जान आई और उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी। वे सब दौड़कर उसके पास आए और बोले, रुयेन फाइनली तुम आ ही गई। यहाँ का स्टाफ कह रहा है कि जब तक बिल का पेमेंट नहीं होता हम में से कोई यहाँ से नहीं जा सकता। आखिर हुआ क्या है? उसने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की और चेहरे पर एक फेक सी स्माइल लाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, टेंशन मत लो, मैं अभी सब सॉर्ट आउट कर देती हूँ। ल्यू रुयेन ने मैनेजर से कहा, इस क्रेडिट कार्ड में 50,000 है, बाकी का अमाउंट मैं आपको वीचेट से स्कैन करके पे कर देती हूँ। असल में वो वापस जाकर मेरे दिए हुए सारे लग्जरी आइटम्स बेच आई थी, लेकिन फिर भी उसने देखा कि पैसे अभी भी बहुत कम पड़ रहे थे। मजबूरी और जल्दबाजी में उसे याद आया कि जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तब उसने एक क्रेडिट कार्ड बनवाया था। ये सब देखकर शे जिंगचेंग ने धीरे से उससे पूछा, तुमने तो कहा था ना कि कार्ड गूफान के पास है, तो फिर तुम अपना क्रेडिट कार्ड क्यों यूज कर रही हो? ल्यू रुयेन ने उसे समझाते हुए कहा, पहले मुझे बेल पे कर लेने दो, बाकी बातें घर चलकर बताऊंगी। लेकिन शे जिंगचेंग कहां मानने वाला था। उसने जानबूझकर तेज आवाज में कहा, गूफान, रुयेन ने कहा था कि उसका कार्ड तुम्हारे पास है और अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि कार्ड तुम्हारे पास नहीं है। क्या यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है? उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी नौटंकी के बाद भी ल्यू रुयेन मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि अगर आज का दिन ऐसे ही निकल गया तो फ्यूचर में उसे कभी ल्यू रुयेन का कार्ड कंट्रोल करने का मौका नहीं मिलेगा। ल्यू रुयेन ने अपना सिर घुमाया और शे जिंगचेंग की तरफ घूर कर देखा। उसकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई थी। मैंने कहा ना कि हम घर जाकर इस बारे में बात करेंगे। शे जिंगचेंग को उसकी झल्लाहट और शर्मिंदगी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। उसे तो लगा कि शायद ल्यू रुयेन मुझे सबके सामने इतना जलील नहीं करना चाहती। आखिर हम दोनों एक ही होम टाउन से जो थे, लेकिन शे जिंगचेंग इस मामले को इतनी आसानी से कहां रफा दफा करने वाला था। मैंने बीच में टोकते हुए कहा, ल्यू रुयेन, तो तुम कह रही हो कि तुम्हारा बैंक कार्ड मेरे पास है? शे जिंगचेंग, बाकी सारे क्लासमेट्स और मैं सब के सब उसी को घूर रहे थे। ल्यू रुयेन को अपनी झूठी इज्जत बहुत प्यारी थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शे जिंगचेंग या बाकी दोस्तों को उसकी असलियत पता चले कि वो बस नाम की अमीरजादी है, अंदर से बिल्कुल खोखली है। पिछले 1 साल से इस शहर में सिर्फ मुझे ही उसकी असली फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता था। बाकी सबको तो यही लगता था कि वो किसी बहुत बड़े और अमीर खानदान से है। ये उसकी जिंदगी में पहली बार था जब वो अमीरी के मजे लूट रही थी, इसलिए वो अपना ये फेक अमीर वाला स्टेटस किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने अंदर के गुस्से को पीते हुए चेहरे पर एक झूठी सी स्माइल चिपकाई और मैनेजर से बोली, मैं पहले बिल क्लियर कर देती हूँ। मैनेजर के साथ जाकर पूरा पेमेंट करने के बाद ल्यू रुयेन वापस लौटी। उसने आते ही सबसे माफी मांगते हुए कहा, सॉरी दोस्तों, मुझे बहुत खराब लग रहा है कि मेरी वजह से तुम सबको यहाँ इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा। मैंने सारा बिल पे कर दिया है। वैसे तो सारे स्टूडेंट्स का मूड पहले ही काफी खराब हो चुका था, लेकिन वहाँ जितने भी लोग आए थे वो सब ल्यू रुयेन और शे जिंगचेंग के अच्छे दोस्त थे। अब जब पैसे भरे जा चुके थे तो किसी के पास कुछ और बोलने का बहाना नहीं था। और वैसे भी आखिरकार आज शे जिंगचेंग का बर्थडे जो था, सब लोग वहां से निकलने ही वाले थे कि मैंने उन्हें आवाज देकर रोक लिया, अरे रुको यार, अभी तो मेन प्रॉब्लम सॉल्व ही कहां हुई है। अगर तुम सब अभी चले गए तो कल सुबह तक पूरे स्कूल में ये अफवाह फैल जाएगी कि मैंने ल्यू रुयेन का बैंक कार्ड अपने पास रख छोड़ा है और उसे वापस नहीं कर रहा। भाई, मैं अपने सिर पर इतना बड़ा इल्जाम बिल्कुल नहीं ले सकता। ल्यू रुयेन ने मुझे घूर कर देखा। उसे समझ आ गया था कि मैं आज उसके इस पूरे ड्रामे की धज्जियां उड़ाकर ही मानूंगा। उसने बाकी क्लासमेट से कहा, यह हमारा पर्सनल मैटर है। शायद गूफान इस बात से सदमे में है कि मैं और शे जिंगचेंग एक साथ हैं। तुम लोग अब वापस जाओ, इस मामले को मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मैं उसे देख रहा था कि वो इस हद तक गिरने के बाद भी बिना पलक झपकाए कितनी सफाई से झूठ बोल रही थी। सच में बेशर्मी की भी कोई हद होती है। लेकिन अब मैं पिछले जन्म वाला वो डरपोक और बेवकूफ गूफान नहीं था जिसे कोई भी आसानी से पागल बना ले। मैंने बिल्कुल शांत और कॉन्फिडेंट होकर कहा, दोस्तों, मैं किसी सदमे या शौक में नहीं हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं पहले ल्यू रुयेन को पसंद करता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि ये सिर्फ एक घमंडी और पैसों की भूखी गोल्ड डिगर है। अब ये किसके साथ रहती है या किसके साथ सेटिंग करती है, मुझे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो इसने ये कहानी रची है कि इसका बैंक कार्ड मेरे पास है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। अरे,
कार्ड तो छोड़ो, ये रोजमर्रा में जो भी पैसे उड़ाती है ना वो सब मेरे ही होते हैं। बाकी स्टूडेंट्स ने भी पहले कई बार देखा था कि ल्यूरुएन जो कुछ भी खरीदती थी उसका पेमेंट हमेशा मैं ही करता था, तो उन्हें भी नेचुरली यही लगा होगा कि शायद उसका कार्ड मेरे ही पास रहता है। भले ही ल्यूरुएन ये बात ना भी बोलती तब भी सब लोग यही मान लेते। मेरी बात सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक बोला, गुफान तुम तो सच में बहुत ही बेशर्म हो। ल्यूरुएन जैसी ब्रिलियंट और खूबसूरत लड़की और गोल्ड डिगर, उसके जैसे ग्रेड्स वाली लड़की अगर कोई नॉर्मल सी पार्ट टाइम जॉब भी कर लेना तो महीने के 10,000 आराम से कमा सकती है। तुम जरा आंखें खोल कर देखो कि ल्यूरुएन रोज कैसे लग्जरी कपड़े पहनती है और कौन से महंगे ब्रांड्स यूज करती है, और फिर जरा अपनी शक्ल और अपने कपड़े तो देखो। सारे के सारे क्लासमेट्स ल्यूरुएन की साइड ले रहे थे। उन सबको लग रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा और भद्दा मजाक कर रहा हूं, और वो सब बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि कब ल्यूरुएन मेरी बोलती बंद करेगी। लेकिन उन सब की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ल्यूरुएन ने मुझे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बस मुस्कुराते हुए क्लासमेट से बोली, दोस्तों अब तुम सब वापस जाओ। इतनी रात को स्कूल लौटना सच में सेफ नहीं है। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला कहाँ था। मैंने कहा, ल्यूरुएन बस एक लाइन बोलने की बात है, इसमें तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी इसी वक्त अपने इन दोस्तों को बताओ कि तुम्हारा कार्ड मेरे पास है या नहीं। मुझे इस तरह हाथ धोकर पीछे पड़े देख ल्यूरुएन के पास बात घुमाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो हकलाते हुए बोली, शायद मुझे याद रखने में कोई गलती हुई है। मेरा कार्ड शायद कहीं और रखा है और मुझे मिल नहीं रहा। बाकी सबको अभी भी यही लग रहा था कि ल्यूरुएन कितनी भोली और अच्छी है, जो इस सिचुएशन में भी मुझे शर्मिंदा होने से बचा रही है। उसका ये एक्सक्यूज सुनकर मेरी हंसी छूट गई। मैंने ताना मारते हुए कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, वरना आने वाले कई दिनों तक तुम्हें अपने इस बॉयफ्रेंड की आज रात की बर्थडे पार्टी का कर्जा चुकाने के लिए मजदूरी करनी पड़ जाती। और हाँ, चूंकि तुम इतनी ही अमीर हो तो इन सालों में मैंने तुम्हें जितने भी महंगे गिफ्ट्स दिए हैं ना, वो सब मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हें ये सब पैक करके लौटाने के लिए पूरी एक रात का टाइम दे रहा हूँ। बस इतना बोलकर मैं वहां से निकल गया। मेरे मॉम डैड अभी भी कार में मेरा इंतजार कर रहे थे, मुझे इतनी देर तक वापस ना आते देख। उन्हें टेंशन होने लगी थी कि कहीं मेरे साथ कुछ हो तो नहीं गया, और उन्होंने मुझे ढेर सारे मैसेजेस भी कर दिए थे। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए बाकी सारे क्लासमेट्स भी स्कूल वापस लौट गए। शे जिंगचेंग और ल्यूरुएन एक साथ जा रहे थे। शे जिंगचेंग लगातार यही सोच रहा था कि मैंने अभी अभी जो भी कहा उसका असली मतलब क्या था। भला ल्यूरुएन जैसी अमीर लड़की को एक छोटी सी बर्थडे पार्टी का कर्जा क्यों चुकाना पड़ेगा। पहले तो उसे भी बाकी दोस्तों की तरह यही लगा था कि मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, लेकिन ल्यूरुएन को खोई खोई सी देखकर शे जिंगचेंग का परेशान होना तो लाजिमी था। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और प्यार से ल्यूरुएन का हाथ पकड़ लिया। ल्यूरुएन ने मुड़कर उस मासूम से दिखने वाले चेहरे को देखा और बड़ी मुश्किल से एक फेक स्माइल दी। उसने पूछा, रुएन अभी गूफान जो भी कह रहा था उसका क्या मतलब था। ल्यूरुएन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या गेम खेल रहा हूं। आज एक के बाद एक लगातार जो भी मुसीबतें आ रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि मैं बदल गया हूं, और वो अंदर ही अंदर इस बात से भी डर रही थी कि क्या मैं आगे भी पहले की तरह उसकी उंगलियों पर नाचूंगा या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो अभी अभी शे जिंगचेंग के साथ रिलेशनशिप में आई थी, इसलिए वो उसके सामने अपनी बनी बनाई इमेज को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती थी। उसने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद हम दोनों को एक साथ देखकर उसे गहरा सदमा लगा है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। ल्यूरुएन की इन बातों ने शे जिंगचेंग को थोड़ी तसल्ली दी और उसके दिल को सुकून मिला। असल में शे जिंगचेंग एक पहाड़ी इलाके के बहुत ही गरीब परिवार से आता था। उसके परिवार वालों को उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। उसने रात दिन एक करके बड़ी मुश्किल से छिंगपे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, और न जाने कितने पापड़ बेलने के बाद उसे ल्यूरुएन जैसी अमीर और खूबसूरत लड़की फंसाने का मौका मिला था। ऐसे में अगर ल्यूरुएन सच में कोई अमीर जादी नहीं निकलती तो क्या उसकी इतने दिनों की सारी मेहनत पानी में नहीं मिल जाती। खैर, मेरे मॉम डैड आजकल कुछ दिनों के लिए कैपिटल सिटी में ही रुके हुए थे, इसलिए मैं भी उनके साथ लॉन्गचिंग चिंग गार्डन आ गया। ये सिटी सेंटर में मौजूद हमारे गू परिवार का एक शानदार विला था। मुझे याद है अपनी पिछली जिंदगी में मैं यहाँ बहुत ही रहने आता था। तब मैं बस ऐशो आराम छोड़कर जानबूझकर धक्के खाने और मुसीबतें मोल लेने का शौक रखता था। लेकिन इस जन्म में मैं अब और कोई भी तकलीफ नहीं उठाना चाहता। अब मुझे बस एक अमीर जादे वाली अपनी वो लग्जरी लाइफ जीनी है जो असल में मेरे लिए ही बनी है। भले ही गू परिवार के लोग यहाँ बहुत कम रहने आते थे, लेकिन इस विला की देखरेख करने के लिए हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहता था। हमारी वांगमा भी लोंगचेंग शहर से हमारे साथ यहीं आ गई थी, क्योंकि मेरी मॉम को वांगमा के हाथ का बना खाना ही सबसे ज्यादा पसंद था। इसलिए वो जहां भी जाती थी उन्हें अपने साथ ही ले जाती थी। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, मेरी नजर उन पर पड़ी और मैंने बड़े प्यार से उन्हें आवाज दी, वांगमा। उन्होंने भी तुरंत प्यार से जवाब दिया, हाँ छोटे मालिक, मैं यही हूँ। वांगमा हमारे गू परिवार में पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से काम कर रही थी। मेरी पिछली जिंदगी में जब ल्यूरुएन ने हमारे गू परिवार के बिजनेस और संपत्ति पर कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद वांगमा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल
निकाल दिया गया था। और मैं बेवकूफ उस वक्त सच में यही मानता रहा कि वांग मा ने ही चोरी की होगी। लेकिन अब जब मैं उन पुरानी बातों के बारे में सोचता हूँ तो समझ आता है कि यह सब बस ल्यू रुयन की एक चाल थी वांग मा को घर से निकालने की, ताकि वो उनकी जगह किसी और को रख सके। सुना है कि गू परिवार से निकाले जाने के कुछ ही समय बाद वांग मा की मौत हो गई थी। उनकी मौत असल में कैसे हुई ये बात मुझे आज तक नहीं पता। सच कहूं तो ल्यू रुयन जैसी औरत के चक्कर में पड़कर मैंने अपने गू परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और सब कुछ तबाह हो गया था। वांग मा, मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको देखे हुए कितना लंबा वक्त बीत गया है। मेरे मुंह से ये सब सुनकर वांग मा अपने हाथ में सफाई करने वाला कपड़ा पकड़े एकदम हैरान रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। उन्होंने कंफ्यूज होकर मेरे मॉम डैड की तरफ देखा। मेरे मॉम डैड ने भी अपना सिर हिला दिया, जैसे कह रहे हो कि उन्हें भी नहीं पता कि मुझे अचानक क्या हो गया है। मेरी मॉम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे बस भी करो, अब तुम दोनों सिर्फ 2 महीने ही तो नहीं मिले हो, जो तुम्हें नहीं जानता वो तो यही सोचेगा कि तुम लोग 10-15 सालों के बाद मिल रहे हो। मुझे भी लगा कि मैं सच में थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल हो रहा था। मैंने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपने मॉम डैड की तरफ देखा और अपनी जीभ बाहर निकाल ली। अगर ऐसा हुआ तो क्या उसकी इतने दिनों की सारी मेहनत बेकार नहीं चली जाएगी? खैर, मेरे मॉम डैड आजकल कुछ दिनों के लिए कैपिटल सिटी में ही रुके हुए थे, इसलिए मैं भी उनके साथ लॉन्चिंग गार्डन आ गया। ये सिटी सेंटर में मौजूद हमारे गू परिवार का एक शानदार विला था। मुझे याद है अपनी पिछली जिंदगी में मैं यहाँ बहुत कम ही रहने आता था। तब मैं बस ऐशो आराम छोड़कर जानबूझकर धक्के खाने और मुसीबतें मोल लेने का शौक रखता था। लेकिन इस जन्म में मैं अब और कोई भी तकलीफ नहीं उठाना चाहता। अब मुझे बस एक अमीर जादे वाली अपनी वो लग्जरी लाइफ जीनी है जो असल में मेरे लिए ही बनी है। भले ही गू परिवार के लोग यहाँ बहुत कम रहने आते थे, लेकिन इस विला की देखरेख करने के लिए हमेशा कोई न कोई मौजूद रहता था। हमारी वांग मा भी लोंगचेंग शहर से हमारे साथ यहीं आ गई थी, क्योंकि मेरी मॉम को वांग मा के हाथ का बना खाना ही सबसे ज्यादा पसंद था। इसलिए वो जहां भी जाती थी उन्हें अपने साथ ही ले जाती थी। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, मेरी नजर वांग मा पर पड़ी। मैंने बड़े प्यार से उन्हें कई बार आवाज दी, वांग मा। उन्होंने भी तुरंत प्यार से जवाब दिया, हाँ छोटे मालिक, मैं यही हूँ। वांग मा हमारे गू परिवार में पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से काम कर रही थी। मेरी पिछली जिंदगी में जब ल्यू रुयन ने हमारे गू परिवार के बिजनेस और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद वांग मा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। और मैं बेवकूफ उस वक्त सच में यही मानता रहा कि वांग मा ने ही चोरी की होगी। लेकिन अब जब मैं उन पुरानी बातों के बारे में सोचता हूँ तो समझ आता है कि ये सब बस ल्यू रुयन की एक चाल थी वांग मा को घर से निकालने की, ताकि वो उनकी जगह किसी और को रख सके। सुना है कि गू परिवार से निकाले जाने के कुछ ही समय बाद वांग मा की मौत हो गई थी। उनकी मौत असल में कैसे हुई ये बात मुझे आज तक नहीं पता। सच कहूं तो ल्यू रुयन जैसी औरत के चक्कर में पड़कर मैंने अपने गू परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वांग मा, मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको देखे हुए कितना लंबा वक्त बीत गया है। मेरे मुंह से ये सब सुनकर वांग मा अपने हाथ में सफाई करने वाला कपड़ा पकड़े एकदम हैरान रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करें। उन्होंने कंफ्यूज होकर मेरे मॉम डैड की तरफ देखा। मेरे मॉम डैड ने भी अपना सिर हिला दिया, जैसे कह रहे हो कि उन्हें भी नहीं पता कि मुझे अचानक क्या हो गया है। मेरी मॉम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे बस भी करो, अब तुम दोनों सिर्फ 2 महीने ही तो नहीं मिले हो, जो तुम्हें नहीं जानता वो तो यही सोचेगा कि तुम लोग 10-15 सालों के बाद मिल रहे हो। मुझे भी लगा कि मैं सच में थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल हो रहा था। मैंने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपने मॉम डैड की तरफ देखा और अपनी जीभ बाहर निकाल ली। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अपने एकदम मुलायम और आरामदायक बिस्तर पर लेट गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी नरम नरम बादल पर सो रहा हूँ। सच में बहुत सुकून मिल रहा था। इतने आरामदायक बिस्तर पर सोए हुए मुझे एक अरसा बीत चुका था, अपनी पिछली जिंदगी के उन दिनों को याद करके जब मैंने पूरा 1 साल कबाड़ खाने में गुजारा था। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने वहां दशकों तक तड़प तड़प कर दिन काटे हों। मैं बस नींद की वादियों में खोने ही वाला था कि तभी मेरा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। शे जिंगशेंग का मैसेज आया था। उसमें लिखा था, गू फान, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारे लिए अपना बर्थडे केक बचा कर रखा है। मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि मोमेंट्स खोलकर चेक करने लगा। वहां मैंने देखा कि शे जिंगचेंग ने आज रात की बर्थडे पार्टी की एक पोस्ट डाली हुई थी। पोस्ट का कैप्शन था, हैप्पी 20वां बर्थडे। मेरे 19वें बर्थडे की विश आखिरकार पूरी हो गई। मैं फाइनली उस इंसान के साथ हूँ जिसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ। और उस कैप्शन के ठीक नीचे शे जिंगचेंग और ल्यू रुयन की एक फोटो लगी हुई थी। उस फोटो को देखते हुए मैं काफी देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। इसका मतलब ये था कि शे जिंगचेंग जब 19 साल का था, वो तभी से ल्यू रुयन को चाहने लगा था। और मैं बेवकूफ, मुझे इतने टाइम में इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगी।
मुझे तो लगता था कि शे जिंगचिंग ल्यू रुएन से बहुत नफरत करता है। जब मैंने थोड़ा और नीचे स्क्रॉल किया तो देखा कि रुएन ने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट लिखकर वही सेम फोटो पोस्ट की हुई थी। मैंने उसके पोस्ट के नीचे कमेंट किया, याद रखना मैंने तुम्हें जो भी चीजें दी हैं उन्हें कल पैक करके मुझे वापस कर देना। इन सालों में मैंने उस पर बहुत पैसे पानी की तरह बहाए थे। वो सारी चीजें बहुत महंगी थी। अगर उन्हें सेकंड हैंड मार्केट में बेचा जाए तब भी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। अब जब उसे मेरी तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो पक्का वो इन चीजों को बेचने की कोशिश करेगी। मैं उन चीजों को कूड़े में फेंकना पसंद करूंगा, लेकिन उसे बेचकर पैसे कमाने का मौका कभी नहीं दूंगा। कमेंट करने के बाद मैंने मोमेंट्स बंद कर दिए। मैं बस वापस सोने ही जा रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक लड़की का चेहरा घूम गया, शेन योचू। मुझे अचानक से इस लड़की की याद आ गई। ये वही थी जिसने मेरी पिछली जिंदगी में मेरे मरने से ठीक पहले मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा होता था। शेन यूचू और ल्यू रुएन दोनों एक ही क्लास में थी। अगर ल्यू रुएन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की कोई टैलेंटेड स्टूडेंट मानी जाती थी तो यूचू वहां की असली बॉस थी, एकदम लीजेंड लेवल की। वो अभी सिर्फ सेकंड ईयर में थी, लेकिन उसने यूनिवर्सिटी के लिए पहले ही कई बड़े बड़े नेशनल अवार्ड्स जीत लिए थे। हालांकि वो और रुएन क्लासमेट थी, लेकिन वो बहुत कम ही यूनिवर्सिटी आती थी। मुझे याद आया कि मेरा और शेन योचू का तो एक पुराना रिश्ता भी जुड़ा हुआ था, लेकिन फर्स्ट ईयर में मैंने इस बात का जबरदस्त विरोध किया था। मुझे लगता था कि ये एक मॉडर्न जमाना है और शादी के मामले में पूरी आजादी होनी चाहिए। इसलिए मैंने उसके साथ उस अरेंज मैरिज वाले प्रपोजल को साफ ठुकरा दिया था। हमारी शादी तो तब तय कर दी गई थी जब हम दोनों अपनी माँ के पेट में ही थे। शेन योचू के दादा दादी ने ही ये रिश्ता पक्का किया था। मुझे बस इतना याद है कि मेरे पिछले जन्म में उसने मेरे करीब आने की काफी कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे बड़ी बेरहमी से इग्नोर कर दिया था। उसके बाद से उसने यूनिवर्सिटी आना बहुत ही कम कर दिया था और अब तो उसकी एक झलक देखना भी बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया जरूर आया। उसके मॉम डैड कैपिटल सिटी आ चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि शेन परिवार के साथ उनका एक डिनर तो पक्का होना ही था। और जब वो डिनर होगा तो वहां शेन योचू से मिलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। दूसरी तरफ ल्यू रुएन नहाकर बाहर आई और उन चीजों को पैक करने का सोचने लगी जो उसने आज ही बेची थी। आज सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि मजबूरी में आकर उसने मेरे दिए हुए सारे लग्जरी बैग्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए डाल दिए थे। बायर्स ने उसे पहले ही पेमेंट कर दी थी, लेकिन उसने अभी तक सामान डिस्पैच नहीं किया था। वो सोच रही थी कि अभी रात में सब पैक कर लेती हूँ तो कल सुबह सुबह पार्सल भिजवा दूंगी। अपना सारा सामान पैक करने के बाद उसने आराम से अपने मोमेंट्स चेक किए। उसने जो नई पोस्ट डाली थी उस पर ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स आ चुके थे। जैसे ही उसने कमेंट्स खोले, हर कोई बस यही कह रहा था कि वो और शे जिंगचिंग एकदम परफेक्ट कपल लग रहे हैं, और साथ ही लोग मुझे ताने मार रहे थे और मेरा बुरी तरह मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा और नीचे स्क्रॉल किया, उसके चेहरे की सारी स्माइल एकदम से गायब हो गई। उसे मेरा किया हुआ कमेंट दिख गया था। उसे तो लग रहा था कि मैंने गुस्से में बस ऐसे ही हवा में बातें कह दी थी। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि मैं सच में उसकी पोस्ट पर जाकर ऐसा कमेंट कर दूंगा। वहां कुछ हमारे कॉमन फ्रेंड्स भी थे जो मेरी इस हरकत पर मुझे गालियां दे रहे थे और ल्यू रुएन को सपोर्ट कर रहे थे। उसने चुपचाप मेरा वो कमेंट डिलीट कर दिया और फिर मेरी चैट विंडो ओपन करके मुझे मैसेज टाइप करने लगी। तुमने आज जो भी कहा उसका क्या मतलब था, और ऊपर से तुमने मेरे मोमेंट्स पर आकर कमेंट भी कर दिया। क्या हमारे लिए इस बात का तमाशा बनाना इतना ही जरूरी है? और जहां तक तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट्स की बात है, वो सब तो मैं कब का फेंक चुकी हूं। अगर तुम्हें वो सब वापस चाहिए तो जाओ और जाकर कूड़ेदान में ढूंढ लो। ये मैसेज सेंड करने के तुरंत बाद उसने हमारी सारी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी और फिर उसने शे जिंगचिंग की चैट ओपन की और उसके साथ एकदम स्वीट और रोमांटिक बातें करने में बिजी हो गई। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि उन लग्जरी चीजों को लेकर मैं उसका बाल भी बांका नहीं कर पाऊंगा। उसे यकीन ही नहीं था कि मैं सच में उससे वो चीजें वापस मांगूंगा। आखिर वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसे पता था कि मैं उसे कितना पसंद करता था और मैं अंदर से कितना नाजुक दिल हूं, वरना मैं इतने टाइम तक उसकी उंगलियों पर थोड़े ही नाचता रहता। इसीलिए तो उसने मुझे कभी घास ही नहीं डाली और मेरी फीलिंग्स को हमेशा इग्नोर किया। अगले दिन सुबह सुबह कंप्यूटर साइंस की क्लास में कई सारे नए और अनजाने चेहरे दिखाई दे रहे थे। शे जिंगचिंग ल्यू रुएन के ठीक बगल में बैठा था। वैसे तो वो और मैं दोनों ही डिजाइन के स्टूडेंट थे, लेकिन वो अक्सर ल्यू रुएन की क्लास में उसके साथ आकर बैठ जाता था। उसे अच्छी तरह पता था कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत से लड़के हैं जो ल्यू रुएन पर लाइन मारते हैं। इसलिए आज वो यहाँ बस उन सबको ये दिखाने आया था कि ल्यू रुएन अब पहले ही बुक हो चुकी है, यानी वो अब उसकी गर्लफ्रेंड है। आज क्लास में रोजाना के मुकाबले कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स मौजूद थे। शे जिंगचिंग को लगा कि ये सब उसकी गर्लफ्रेंड को ही देखने आए हैं, इसलिए वो बहुत चौड़ा होकर अपना सिर ऊंचा किए बड़े ही प्राउड फील कर रहा था। लेकिन किसे पता था कि टीचर के पोडियम पर आते ही वो सबसे पहली लाइन क्या
बोलेंगे। उन्होंने आते ही कहा, अरे वाह, आज ये कौन सी हवा है जो हमारी शेन बॉस को यहाँ उड़ा लाई। शे जिंगचेंग ने जैसे ही पलट कर देखा, उसकी नज़र शेन यूचू पर पड़ी। एकदम खूबसूरत चेहरा, परफेक्ट नैन नक्श और उसके हर एक अंदाज से किसी रॉयल घराने की वाइब आ रही थी। वो ऐसी लड़की थी जो चाहे जहां भी जाए सबकी नज़रें अपने आप उसी पर टिक जाती थीं। टीचर की बात सुनकर शेन योचू अपनी जगह से खड़ी हुई और बड़ी ही प्यारी स्माइल के साथ उन्हें विश करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। हमारे टीचर झांग लोंग वैसे तो काफ़ी मजाकिया इंसान थे, लेकिन पढ़ाई और लेक्चर के मामले में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते थे। उनकी क्लास का रूल एकदम क्लियर था, जो भी स्टूडेंट उनके डिपार्टमेंट का है, अगर उसने 3 से ज़्यादा क्लासेज बंक की तो उसका इस सेमेस्टर में फेल होना पक्का है। लेकिन शेन योचू इस रूल का इकलौता एक्सेप्शन थी, क्योंकि वो टेक्निकल स्किल्स में इतनी तगड़ी थी कि वो और टीचर अक्सर अकेले में एडवांस टेक्नोलॉजी और कोडिंग के टॉपिक्स पर डिस्कशन किया करते थे। उन दोनों का रिश्ता सिर्फ एक स्टूडेंट और टीचर का था, या फिर दोस्तों का। ठीक उसी वक्त मैं भी हाथ में एक किताब लिए क्लासरूम में आ पहुंचा। मेरी पहली नज़र ल्यू रुयन और शे जिंगचेंग पर पड़ी। जिंगचेंग ने मुझे देखकर हाथ तो हिलाया, लेकिन उसका इंटेंशन मुझे अपने पास बुलाने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आज उन्होंने मेरे लिए कोई सीट नहीं रोकी थी। ल्यू रुयन को लग रहा था कि मैं उसे इतनी आसानी से नहीं भूल पाऊंगा, इसीलिए तो आज भी मैं उसकी क्लास अटेंड करने चला आया हूँ। लेकिन आज मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पूरी क्लास में एक भी सीट खाली नहीं थी। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, क्लास खचाखच भरी हुई थी। मैं टेंशन में था कि आखिर बैठूं कहाँ, कि तभी मेरी नज़र कोने में पड़ी एक खाली सीट पर गई। उस खाली सीट के ठीक बगल में व्हाइट शर्ट पहने एक लड़की बैठी हुई थी। उसका चेहरा एकदम गोरा और साफ था, और स्किन इतनी सॉफ्ट और ग्लोइंग थी कि कुछ सेकंड्स के लिए तो मेरी धड़कन ही रुक गई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शेन योचू थी। अगर गौर से देखा जाए तो वो ल्यू रुयन से कई हजार गुना ज्यादा खूबसूरत थी। पता नहीं उस टाइम मेरी आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी थी जो मैं बेवकूफ ल्यू रुयन को पसंद करने लगा था। उस खाली सीट पर एक किताब रखी हुई थी। अब पता नहीं उसने वो सीट किसी और के लिए रोकी थी, या फिर वो बस ये चाहती थी कि उसके बगल में कोई ना बैठे। लेकिन क्या इत्तेफाक था, मैं तो खुद सोच रहा था कि उससे कैसे मिलूं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं धीरे से उसके पास चला गया। मैंने अपनी आवाज़ थोड़ी भारी की और उसके कान के पास जाकर बोला, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकता हूं कि ये सीट खाली है? शेन योचू ने सिर उठाकर मुझे देखा। वो पल भर के लिए एकदम शॉक्ड रह गई। उसे लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। मैंने दोबारा पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ कोई बैठा है? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मेरी बात साफ साफ सुनने के बाद शेन योचू ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप बैठ सकते हैं। असल में ये सीट शेन योचू ने अपनी बेस्ट फ्रेंड फांग सीथिंग के लिए रोकी हुई थी। मेरे बैठते ही पीछे के दरवाजे से एक लड़की अंदर आई, लेकिन शेन योचू के बगल में एक लड़के को बैठा देखकर वो अचानक से वहीं रुक गई। वो शेन योचू की यूनिवर्सिटी की अच्छी दोस्त फांग सीथिंग ही थी। शेन योचू ने आज तक यूनिवर्सिटी में कभी किसी लड़के से ढंग से बात तक नहीं की थी, तो जाहिर है कि जो लड़का उसके बगल में बैठा है वो कोई आम इंसान तो हो नहीं सकता। और जब उसने देखा कि पूरी क्लास में अब एक भी सीट खाली नहीं बची है, तो उसने झल्लाहट में अपना माथा पीटा और योचू को एक मैसेज किया, अरे मेरी माँ, इस सेमेस्टर की मेरी 3 क्लासेज बंक करने की लिमिट पहले ही खत्म हो चुकी है और तुम लड़के के चक्कर में अपनी दोस्त को भूल गई। अगर अगली बार बंक मारने की वजह से मैं फाइनल एग्जाम्स में फेल हो गई ना, तो तुम्हें प्रोफेसर से मेरे लिए बात करनी पड़ेगी। आखिर तुम्हारी उनके साथ इतनी अच्छी सेटिंग जो है। ये मैसेज सेंड करने के बाद वो तुरंत क्लास से बाहर निकल गई। फांग सीथिंग का मैसेज पढ़कर योचू के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं कोई देख ना ले, इसलिए उसने तुरंत अपनी स्माइल छिपा ली। मैंने उसकी वो मुस्कुराहट देख ली थी। ऐसी खूबसूरत स्माइल मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, आखिर उसे मैसेज करने वाला कौन हो सकता है? क्या ये वो इंसान है जिसे वो आजकल पसंद करती है? दूसरी तरफ शे जिंगचेंग मुझे योचू के बगल में बैठा देखकर गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। अगर पहले योचू ने यूनिवर्सिटी आना कम ना किया होता तो मैं कभी ल्यू रुयन जैसी लड़की को पसंद ही नहीं करता, और अब मैं उसके ठीक बगल में बैठा था और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे योचू मुझे देखकर ही मुस्कुरा रही है। ल्यू रुयन ने भी एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर घुमाया। वो पक्का यही सोच रही होगी कि मैं ये सब बस उसे जलाने के लिए कर रहा हूँ। वो सोच रही होगी कि मुझे जल्द ही अकल आ जाएगी, क्योंकि हर कोई उसकी तरह आसानी से बात करने वाला नहीं होता। लेकिन सच तो यह है कि मैं तो वैसे भी हमेशा से कंप्यूटर साइंस की क्लास अटेंड करने आता ही था। सेकंड ईयर में मैंने शेन योचू को ज़्यादा नहीं देखा था। पता नहीं वो अचानक से दोबारा क्लास अटेंड करने कैसे आ गई। शायद ये ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया है। इस जन्म में मैं शेन योचू को दोबारा कभी कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। पहले जब मैं क्लास में आता था तो मेरी नज़रें बस ल्यू रुयन पर ही टिकी रहती थीं। मैं उसकी खूबसूरती में इतना अंधा था कि मैंने कभी ढंग से लेक्चर सुना ही नहीं। लेकिन अब जब मुझे दूसरी जिंदगी मिली है तो मैं अपनी पिछली जिंदगी की तरह अपना ये कीमती टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। शेन योचू कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की एकदम बॉस है।
मैं भी कंप्यूटर साइंस को अच्छे से सीखना चाहता हूँ ताकि हम दोनों के बीच बात करने के लिए कुछ कॉमन टॉपिक्स हो सकें। और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि आने वाले कुछ ही सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना क्रेज बढ़ने वाला है और कंप्यूटर इंडस्ट्री एकदम टॉप पर पहुंच जाएगी। अभी हमारे ग्रुप परिवार के जितने भी बिजनेस हैं वो सब काफ़ी पुराने और ट्रेडिशनल टाइप के हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दूं। क्लास के दौरान जो भी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी उनके लिए मैंने बीच बीच में हाथ उठाकर टीचर से कई सारे सवाल पूछे और फिर पूरी ईमानदारी से नोट्स बनाते हुए उन्हें अपनी बुक में लिख लिया। सब लोग एकदम हैरान थे कि मुझे अचानक से पढ़ाई का इतना शौक कहाँ से चढ़ गया। ल्यू रुएन तो मन ही मन मेरा मजाक उड़ा रही होगी। उसे लग रहा होगा कि मैं चाहे कितनी भी नौटंकी कर लूं या खुद को कितना भी शो ऑफ कर लूं, वो मुझे घास तक नहीं डालने वाली। क्लास खत्म होने के बाद मैंने अपने बगल में बैठी शेन यूचू को देखा। वो अपनी बुक्स पैक करके वहां से निकलने ही वाली थी। बड़ी मुश्किल से आज वो क्लास अटेंड करने आई थी। अब पता नहीं अगली बार उसे देखने का मौका कब मिलेगा। अपने पिछले जन्म के पछतावे को दूर करने के लिए मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उससे कहा, एक्सक्यूज मी, मैंने सुना है कि आप कंप्यूटर साइंस में एकदम जीनियस हो। मुझे आपसे कुछ डाउट्स क्लियर करने थे, तो क्या हम वीचैट पर कनेक्ट कर सकते हैं? मुझे नहीं पता था कि शेन योचू को मैं याद भी हूं या नहीं। फर्स्ट ईयर में हमारे गू परिवार और शेन परिवार ने एक साथ डिनर किया था और डिनर टेबल पर शेन परिवार ने खाने की टेबल पर हमारी शादी की बात छेड़ दी थी। मैंने इसका जबरदस्त विरोध किया था और यहां तक कह दिया था कि उस लड़की से शादी करने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। उस वक्त तक मैंने शेन यूचू को यूनिवर्सिटी में देख लिया था। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लोग हमेशा उसकी और ल्यू रुएन की तुलना करते रहते थे, पर उस टाइम तो मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे। मैं ल्यू रुएन के प्यार में इतना अंधा था कि मुझे योचू से भी बेवजह नफरत होने लगी थी। लेकिन उस डिनर के बाद मैंने फिर कभी उसे यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। शेन योचू बस चुपचाप वहां खड़ी मुझे देखती रही। उसने हाँ या ना कुछ नहीं कहा। काफी देर तक जब कोई जवाब नहीं आया तो मैंने खुद ही अपनी इज्जत बचाते हुए कहा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो रहने दो, कोई बात नहीं। तभी मैंने देखा कि उसने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए अपने मोबाइल पर अपना QR कोड ओपन कर दिया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अगर कोई ध्यान से ना देखे तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो अंदर से कितनी नर्वस थी। जैसे ही मैंने कोड स्कैन करके उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की, उसने राहत की एक छोटी सी सांस ली और फिर ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो और आराम से अपने मोबाइल की स्क्रीन लॉक कर दी। स्क्रीन की लाइट उसकी गहरी आंखों में चमक रही थी जो देखने में एकदम तारों जैसी लग रही थी। इसके बाद वो पलटी और चुपचाप क्लास से बाहर चली गई। मैं अभी भी इसी टेंशन में था कि कहीं उसने बस फॉर्मेलिटी के लिए तो QR कोड नहीं दिखा दिया। क्या वो सच में मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं? लेकिन मेरे पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था। मैंने देखा कि ल्यू रुएन और शे जिंगचेंग अपनी बुक्स पैक करके क्लास से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने तुरंत तेज आवाज में कहा, जरा रुको ल्यू रुएन, तुमने मुझे वीचैट से डिलीट कर दिया। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें जितने भी महंगे गिफ्ट्स दिए हैं वो सब तुम्हें मुझे वापस करने पड़ेंगे। मेरी आवाज सुनकर क्लास से बाहर जाने वाले सारे स्टूडेंट्स वहीं रुक गए। शे जिंगचेंग ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर वही उसकी हमेशा वाली झूठी और घटिया सी स्माइल चिपकी हुई थी। वो बोला, शाओ फान, तुम कल रात हॉस्टल वापस क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेजेस किए लेकिन तुमने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। सब ठीक तो है। उसका यह झूठा दिखावा और इतनी जबरदस्त एक्टिंग देखकर मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई कि पिछले जन्म में मैं उसका बेवकूफ कैसे बन गया था। मैंने सीधा कहा, ये फालतू का नाटक बंद करो। क्या तुमने मेरा सारा सामान रेडी कर लिया है? शे जिंगचेंग बोला, शाओ फान, मुझे पता है कि मेरे और रुएन के एक साथ आने से तुम काफी भड़के हुए हो, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि हम अब भी अच्छे दोस्त रहें। शे जिंगचेंग हमेशा हर काम इतनी सफाई से करता था कि कोई उस पर उंगली ना उठा सके, लेकिन मुझे उसके साथ इस फालतू की फॉर्मेलिटी में पड़ने का कोई शौक नहीं था। मैं आज यहाँ बस ल्यू रुएन से ये पूछने आया था कि क्या उसने वो सारी चीजें पैक कर ली हैं जो मैंने उसे दी थी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं इस ड्रामेबाज लड़की का और खर्चा नहीं उठाने वाला। क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी भी वहीं थे और वो सब अपनी अपनी जगह बैठकर मजे से ये पूरा तमाशा देख रहे थे। शेन योचू बाहर कॉरिडोर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन क्लास के अंदर से आ रही आवाजें सुनकर उसके कदम भी वहीं रुक गए। तभी एक लड़का बोला, गूफान, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम रुएन को कोई महंगी चीज दे सको? दूसरा बोला, अरे ये जिंगचेंग और रुएन के रिलेशनशिप में आने से इतना जल भुन गया है कि झल्लाहट में उसे दिए हुए एक जोड़ी मोजे तक वापस मांग रहा है। जरा इसकी ये भिखारी वाली शक्ल तो देखो। ल्यू रुएन और शे जिंगचेंग की यूनिवर्सिटी में इमेज बहुत अच्छी थी, इसलिए बहुत से लोग आगे आकर उन्हें ही सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि पहले जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं ही हमेशा आगे आकर सब कुछ सॉल्व करता था। सारा क्रेडिट वो दोनों ले जाते थे और सबके सामने अच्छे बन जाते थे और मैं किसी बेवकूफ की तरह बस उनके मोहरे की तरह इस्तेमाल होता था। उन सब की बातें सुनकर मुझे इतनी जोर से हंसी आई कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कहा, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि ल्यू रुएन किसी बहुत बड़े और अमीर
खानदान की बेटी है। मैं ल्यूरुएन की तरफ बढ़ा और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, तो फिर मैं तुम सबको इसकी असली सच्चाई बता ही देता हूँ। अभी इस वक्त इसने सिर से लेकर पांव तक जो कुछ भी पहन रखा है ना, वो सब मेरी ही जेब से आया है। अगर इसे अपने खुद के पैसों से कुछ लेना पड़े तो ये अपने पैरों में जो मोजे पहने हैं ना, वो भी खरीदने की औकात नहीं रखती। ये अपने खुद के पैसों से कुछ नहीं खरीद सकती। अभी जो वीके ब्रांड के मोजे इसने पहन रखे हैं ना, सिर्फ वही 8,000 रुपए के हैं। और इसकी असली औकात ये है कि ये साल की 5,000 की फीस तक नहीं भर सकती। अगर मैंने इसका खर्चा ना उठाया होता तो ये शायद आज जिंगपे यूनिवर्सिटी में कदम भी नहीं रख पाती। मेरी ये बातें किसी तेज धार वाले चाकू की तरह सीधे ल्यूरुएन के सीने के पार हो रही थी। उसने भारी आवाज में गुस्से को दबाते हुए मुझसे पूछा, क्या तुम्हारा इस तरह सबके सामने तमाशा बनाना जरूरी है? मैंने भी तपाक से जवाब दिया, मैं कोई तमाशा नहीं बना रहा, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। और वैसे भी तुम पीठ पीछे अपनी रूममेट्स के साथ मिलकर मुझे अपना छोटा चमचा बुलाती हो ना। अगर कल रात मैंने इसके मोमेंट्स के नीचे इसकी रूममेट्स के वो कमेंट्स ना देखे होते तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि ये अंदर से इतनी घटिया और जहरीली है। मैंने उसे एक कोल्ड लुक दिया और ताना मारते हुए कहा, चलो हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं तो इस नाते अभी तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं वो मैं तुम्हें भीख में दे सकता हूं, लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें जितनी भी लग्जरी चीजें दी हैं वो सब तुम्हें मुझे हर हाल में वापस करनी पड़ेंगी। शे जिंगचेंग को भी अच्छे से पता था कि रुएन ने जो कुछ भी पहन रखा है उसमें से ज्यादातर चीजें मेरे ही पैसों की हैं, लेकिन उसे अभी भी यही गलतफहमी थी कि रुएन का फैमिली बैकग्राउंड मुझसे कहीं ज्यादा तगड़ा और अमीर है। वो बीच में बोल पड़ा, गूफान तुम कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हो? मैंने उसे घूरते हुए जवाब दिया, लिमिट क्रॉस? मैं लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, बल्कि तुम दोनों बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हो। पिछले 1 साल से तुम लोग मेरे पैसों पर ऐश कर रहे हो और पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे बेवकूफ समझते हो, मुझे अपना चमचा बोलते हो। मेरे अलावा अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म या इज्जत बची होती ना, तो कोई भी इंसान इस हद तक नीच और बेशर्म नहीं हो सकता था जितने तुम दोनों हो। यह सुनकर शे जिंगचेंग का भी असली चेहरा बाहर आ गया। वो भड़कते हुए बोला, क्या हमने तुम्हें हमारे ऊपर पैसे उड़ाने के लिए मजबूर किया था? क्या हमने तुम्हारी गर्दन पर कोई चाकू रख दिया था कि हमें गिफ्ट्स दो? एक बार कोई चीज गिफ्ट में देकर उसे वापस मांग रहे हो? सच में मैंने तुम्हारे जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। वैसे तो शे जिंगचेंग हमेशा सबके सामने बहुत ही अच्छा और फ्रेंडली इंसान होने का दिखावा करता था और वो अपना असली रूप छिपाने में बहुत माहिर था। ये सब सुनकर सारे स्टूडेंट्स एक बार फिर से शे जिंगचेंग और ल्यूरुएन की साइड लेने लगे। सब कह रहे थे, अरे ऐसा कौन करता है कि किसी को गिफ्ट देकर वापस मांग ले? ये तो एकदम बेशर्म है। सच कहा, गरीब घर के लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जरा जरा से गिफ्ट्स भी वापस मांग लेते हैं। अगर रुएन की फैमिली के पास पैसे नहीं होते तो क्या ये खुद इतने सस्ते और घटिया कपड़े पहनकर रुएन को इतने महंगे गिफ्ट्स देता? सीधी सी बात है, ये बस ऊंचे खानदान में अपनी जगह बनाना चाहता था। अब जब इसकी पोल खुल गई है तो ये इस तरह से बौखला कर तमाशा कर रहा है। मैं क्लास के इन सारे लड़के लड़कियों की फालतू बातें और गॉसिप सुन रहा था, लेकिन सच कहूं तो मुझे इन सब बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरा तो सीधा सा उसूल था, पैसे खर्च करने का मतलब है किसान को खुशी मिलनी चाहिए। और जो चीजें मैंने अपने पैसों से खरीदी हैं, जाहिर है कि मैं उनके साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बाहर से तो बहुत अमीर और हाई क्लास दिखने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में जिनकी जेब में 100 रुपए भी नहीं होते। ये लोग बस मेरे जैसे सीधे सादे और शरीफ लड़कों को ही बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अब मैं और बेवकूफ नहीं बनना चाहता। अगर मैं अपने ही पैसों से खरीदी हुई चीजें वापस मांग रहा हूं तो इसमें गलत ही क्या है? ल्यूरुएन मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। भले ही शक्ल से मैं अभी भी वही पुराना गूफान लग रहा था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि मेरी बातें और मेरा दिमाग अब उस गूफान जैसा बिल्कुल नहीं था जिसे वो अब तक जानती थी। अब मैं पूरी तरह से होशियार और प्रैक्टिकल हो चुका था और मुझे अच्छे से पता था कि किसे प्यार करना है और किससे नफरत। मैंने अपनी नजरें एकदम ल्यूरुएन पर गड़ा दी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसका ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हाई था। उसे पता था कि अगर यहाँ बात और ज्यादा बढ़ी तो इसका उसकी बनी बनाई इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और हो सकता है कि पूरे स्कूल में उसका एक बहुत बड़ा मजाक बन जाए। वो एकदम फ्रस्ट्रेट होकर बोली, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी चीजें अभी वापस कर दूंगी, लेकिन मैं यहाँ सबके सामने एक बात एकदम क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई दूध की धुली या तुम्हारे पैसों पर पलने वाली बेचारी लड़की नहीं हूँ। पहले तुम ही मेरे पीछे पड़े रहते थे और हाथ पैर जोड़कर मुझे अपने गिफ्ट्स देते थे, इसलिए मैंने उन्हें रख लिया था। अब जब मैं तुम्हें तुम्हारे सारे गिफ्ट्स वापस कर दूंगी तो प्लीज इसके बाद मुझे दोबारा परेशान मत करना और मेरे पीछे मत आना। इतना बोलकर ल्यूरुएन ने शे जिंगचेंग का हाथ पकड़ा और तेजी से क्लासरूम से बाहर निकल गई। इस बात को करीब आधा घंटा बीत चुका था कि तभी मुझे शे जिंगचेंग का एक मैसेज आया, तुम्हारा सारा सामान पैक करके हॉस्टल के नीचे रख दिया गया है। मैसेज पढ़कर मैं सीधा गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर पहुंचा। उन बॉक्सेज में रखी ज्यादातर चीजें अभी भी एकदम नई लग रही थी, यहां तक कि कुछ की तो अभी तक सील भी नहीं खुली थी।
अगर मैं इन्हें सेकंड हैंड मार्केट में ले जाकर बेच भी दूं तो क्या? मुझे पैसों की कोई कमी थोड़ी ही है, लेकिन इतनी महंगी चीजों को ऐसे ही कूड़े में फेंक देना भी सच में बेवकूफी होगी। इसलिए मैंने एक बड़ा सा कपड़ा ढूंढा और वो सारी की सारी चीजें वहीं जमीन पर सजा कर रख दी और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे सुनिए, यहाँ से गुजरने वाली सभी खूबसूरत सीनियर्स, जूनियर्स और प्यारी लड़कियों, इस शानदार मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। यहाँ ये सारा सामान एकदम फ्री में बांट रहा है, जिसे जो भी चाहिए वो आकर देख सकती है और अपने साथ ले जा सकती है। माना कि हमारी छिंगपे यूनिवर्सिटी कैपिटल सिटी में है और यहाँ बहुत सारे अमीर घरों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज के छोटे और गरीब गांव से आते हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। यहाँ जमीन पर पड़ी एक एक चीज की कीमत इतनी है कि उससे उनका कई महीनों का खर्चा आराम से निकल सकता है। तो इन्हें कूड़े में फेंकने से तो लाख गुना बेहतर यही है कि मैं इन्हें किसी जरूरतमंद को दे दूं। अब वो लोग इन चीजों को खुद इस्तेमाल करें या फिर किसी ऑनलाइन सेकंड हैंड मार्केट पर जाकर बेचकर पैसे कमाएं, ये पूरी तरह से उनकी मर्जी है। बस ये सारा सामान ल्यू रुएन के पास नहीं जाना चाहिए। बाकी कोई भी ले जाए, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा खड़ा चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी एक चीज लेने आगे नहीं आया। मैं ये बात तो भूल ही गया था कि इन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अपनी इज्जत और अपना ईगो कितना ज्यादा मायने रखता है। मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं एक कबाड़खाने में सड़ रहा था, तब अगर कोई मुझे थोड़े से अच्छे कपड़े या बचा खुचा खाना भी दे देता था ना, तो मैं उनका जिंदगी भर एहसान मानता था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास ना तो ढंग से पेट भरने को खाना था और ना पहनने को ढंग के कपड़े। उस सिचुएशन में मेरे लिए ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीजें कोई मायने नहीं रखती थी। मेरी इकलौती प्रायोरिटी बस किसी तरह जिंदा रहना था। लेकिन इन स्टूडेंट्स की हालत मेरे उस बुरे वक्त जैसी बदतर नहीं थी। इनमें से बहुत से लोग पिंडोडो जैसी ऐप से 99 रुपए वाले सस्ते कपड़े मंगाकर पहनना पसंद करेंगे, लेकिन किसी की खैरात या फ्री में दी हुई महंगी चीजें सबके सामने लेने में उन्हें शर्म आएगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कागज ढूंढा और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, सभी सीनियर्स और जूनियर्स ध्यान दें, यहाँ कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिनकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। इनमें से बहुत सी चीजें एकदम नहीं है और कुछ तो आज तक कभी इस्तेमाल भी नहीं हुई हैं। जिनको भी इन चीजों की जरूरत है वो QR कोड स्कैन करके सिर्फ 1 रुपया पे करें और जो चाहें ले जाएं। ये कागज वहां रखने के बाद मैं सीधा वहां से वापस नहीं आया, बल्कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही बनी एक मिल्क टी शॉप में जाकर बैठ गया। मैं आराम से अपनी चाय पी रहा था, लेकिन मेरी नजरें लगातार गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर ही टिकी हुई थी। मुझे अंदर ही अंदर ये डर लग रहा था कि कहीं ल्यू रुएन वापस नीचे आकर ये सारा सामान दोबारा ना उठा ले जाए। गर्ल्स हॉस्टल के नीचे से आने जाने वाले बहुत से लोगों की नजर उन चीजों पर पड़ी और उन्होंने अपने काम की चीजें छांटना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनमें से कोई भी लालची था। वो लोग बस अपनी जरूरत की 1 या 2 चीजें उठाते, QR कोड स्कैन करते और चुपचाप वहां से चले जाते। देखते ही देखते मेरे मोबाइल पर विचट पेमेंट्स के नोटिफिकेशन बजने लगे। 1 रुपया रिसीव हुआ, 1 रुपया रिसीव हुआ। मैं आराम से शॉप में बैठा लगातार पैसे रिसीव कर रहा था। वहां मौजूद बाकी लोग मुझे बड़ी हैरानी से देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर मैं यहां बैठकर कौन सा बिजनेस चला रहा हूं। करीब 1 घंटे के अंदर ही वहां रखा सारा का सारा सामान बंट गया। सच कहूं तो मेरा मूड एकदम मस्त हो गया था, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, तब बहुत से अनजान लोगों ने मेरी मदद की थी। इसलिए इस जन्म में मैं भी दूसरों की मदद करना चाहता था। आज मुझे फील हुआ कि दूसरों की मदद करके आखिर कितनी खुशी और कितना सुकून मिलता है। जब सारा सामान खत्म हो गया तो मैंने अंकल ल्यू को कॉल लगाया और उनसे कहा कि वो कार लेकर मुझे यहां से पिक कर ले। सच बताऊं तो अब मेरा हॉस्टल के उस कमरे में रहने का रत्ती भर भी मन नहीं था। दूसरी तरफ ल्यू रुएन अपने हॉस्टल के कमरे में एकदम गुमसुम बैठी थी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसने मेरा सारा सामान तो मुझे वापस कर दिया था, लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि जिन लोगों ने ऑनलाइन वो चीजें खरीदी थी, वो सब उसे पार्सल भेजने के लिए लगातार मैसेज कर रहे थे और बुरी तरह भड़क रहे थे। टेंशन के मारे उसका सिर फटा जा रहा था। और हद तो ये थी कि उनमें से कुछ बायर्स हमारी ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। कल उन लोगों का भरोसा जीतने और उनसे एडवांस पेमेंट लेने के चक्कर में ल्यू रुएन ने अपना असली नाम और अपने हॉस्टल का रूम नंबर तक उन्हें बता दिया था। और अब इस भारी मुसीबत में वो सब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फोन पहुंच से बाहर था। इसलिए मजबूरी में मुझे 1/3 आना ही पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।